आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। तो चलिए खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर चढ़ावे पर सियासी घमासान तेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की उठी मांग। पीड़िता के इंसाफ की आवाज बनी समिति, जिला न्यायालय के सामने किया अनोखा प्रदर्शन, पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे सदस्य। राम मंदिर मामले पर कांग्रेस आक्रामक, चढ़ावा विवाद पर सरकार से जवाब मांगा, खैरागढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शनात्मक हमला। राजनांदगांव में बदला मौसम का मिजाज, जगन्नाथ यात्रा के दिन बरसी राहत की फुहार, लोगों ने माना शुभ संकेत। बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई, आर्म्स एक्ट में युवक गिरफ्तार, आरोपी जेल भेजा गया। शहर के प्रभात नगर लालबाग क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ निकाली गई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का रथ सड़कों पर निकला, पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने फूलों की वर्षा कर भगवान का स्वागत किया और रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पारंपरिक वेशभूषा में भक्त भजन कीर्तन और इसके साथ ही धार्मिक धुनों के साथ यात्रा में शामिल हुए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद वितरण भी किया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी रथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अभिषेक सिंह ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो समाज को एकता और भक्ति के सूत्र में जोड़ती है। जी हां, आपको बता दें कि प्रभात नगर लालबाग से निकली यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत और लोगों की आस्था का जीवंत उत्सव बन चुका है। और वहीं श्रद्धा, सेवा और समर्पण से भरे इस आयोजन ने राजनांदगांव में भक्ति की एक सुंदर छटा बिखेर दी है। मैं सभी भक्तों को जगन्नाथ भगवान की इस रथ यात्रा में शामिल होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके से मिलजुल कर धूमधाम से, भक्ति भाव से संस्कार लाने में ये यात्रा इस भक्तिमय भाव में निकली है। ये लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। 1200 वर्षों से लगातार जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा निकलती है और हमारे राजनांदगांव में भी लगभग 50 वर्षों से यात्रा निकल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु जो है उनको रथ को खींचने के लिए जो है आतुर हैं। मैं अपनी ओर से आज भगवान जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नगरवासियों को श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जगन्नाथ यात्रा भव्य रूप से राजनांदगांव में आयोजित की गई है। मैं अपनी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन दवाइयों की खरीदी को लेकर ऐसा मुद्दा उठा जिसने स्वास्थ्य विभाग की पूरी प्रक्रिया पर सवालों की बौछार कर दी। जी हां, आपको बता दें कि मामला सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए की दवा खरीदी का नहीं है, बल्कि उन मरीजों की जिंदगी से जुड़ा है जो सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं पर भरोसा करते हैं। विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि जिस कंपनी की दवाओं पर गुजरात में प्रतिबंध लग चुका है, उसी कंपनी से छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मात्रा में दवाओं की खरीदी कैसे हुई। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि क्या सप्लाई से पहले कंपनी के पुराने रिकॉर्ड, गुणवत्ता मानकों और दूसरे राज्यों में हुई कार्रवाई की जानकारी जुटाई गई थी। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी विवादित कंपनी की दवाएं सरकारी अस्पतालों तक पहुंची है तो ये सिर्फ खरीद प्रक्रिया की
गलती नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय विपक्ष ने मांग उठाई कि पूरी खरीदी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और यह सामने आना चाहिए कि आखिर किस स्तर पर फैसला लिया गया। वहीं अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी हां, क्या दवा खरीदी की फाइलें दोबारा खंगाली जाएंगी? क्या गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? और अगर नियमों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी और किसकी तय होगी? विधानसभा में उठा यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया बल्कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसे और पारदर्शिता की परीक्षा बन गया है। कल विधानसभा में एक अहम मुद्दे पर बात हुई। विधायक अटल श्रीवास्तव ने एक बात निकाली कि अगर एक सुजुकी और कंपनी इंडिया गुजरात में एक दवाई को बैन किया गया है तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़ की खरीदी कैसे हुई? हम आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने एक सुजुकी और इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसकी एक दवाई है जिसको बैन किया है। उसी दवाई को नाम बदल करके छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है और आम जनता तक पहुंचाया गया है। आखिरकार क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दवाइयों को चेक नहीं किया जाता? क्या सीजी में सी दवाई को पहले चेक नहीं किया? आखिरकार आम जनता तक वह दवाई पहुंचा, अगर उस दवाई से कुछ भी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आम जनता तक दवाई पहुंच गई, अब उस दवाई को छत्तीसगढ़ में भी बैन किया गया है, उस कंपनी को भी बैन किया गया। क्या पहले इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? आखिरकार 6.5 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है तो क्या इन्हें पता नहीं था कि वो दवाई बैन है? किसी भी कंपनी को कोई राज्य बैन करता है या किसी दवाई को बैन करता है तो सारे राज्यों में उसकी खबर दी जाती है। क्या छत्तीसगढ़ को ये खबर नहीं मिली थी? स्वास्थ्य मंत्री इस विषय में कहते हैं कि दवाई अलग है, फार्मूला एक है, दवाई अलग है। फार्मूला अगर एक है तो दवाई अलग कैसे हो सकती? दवाई का नाम अलग हो सकता है, दवाई एक कैसे हो सकती है? फार्मूला तो वही है। क्या छत्तीसगढ़ के आम जनता को इतनी गुणवत्ताहीन वाली दवाई बांटी जा रही है? दवाई को चेक भी नहीं किया जा रहा है। इसी विषय में बात करने की कोशिश करते हैं हम। कांग्रेस के लोगों से भी बात करते हैं, भाजपा के लोगों से भी बात करते हैं। आखिरकार क्या है मामला और 6.5 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी में क्या है, इसमें बातचीत करते हैं। गुजरात राज्य से गुजरात सरकार द्वारा जो है एक सुजुकी और इंडिया लिमिटेड, ऐसा ही नाम कुछ है, उस मैन्युफैक्चरिंग दवा निर्माता कंपनी को जो है गुजरात सरकार द्वारा बैन की गई। ये विषय पर विधानसभा में भी प्रश्न उठा था और मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में कि ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत गंभीर विषय है। सरकार को बहुत ही गंभीरता से इसकी आगे भी जांच करानी आवश्यक है। विषय ये है कि गुजरात में जिस कंपनी को बैन किया गया सरकार के द्वारा, उसकी दवा को बैन किया गया, वो 75 mg और 155 mg की जो है एस्प्रिन की दवा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये एस्प्रिन की दवा सामान्य सर्दी खांसी की दवा नहीं है, ये दवा हृदयघात रोगियों से शहर के नए बस स्टैंड परिसर में सड़क की बदहाली अब यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जगह जगह उखड़ी सड़क ने पूरे परिसर की तस्वीर बदल दी है और कई हिस्से छोटे बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। बारिश होते ही ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे सड़क और गड्ढे के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बस पकड़ने पहुंचे यात्रियों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं बस चालकों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए फिसलन भरी राह किसी खतरे से कम नहीं है। बसों के पहियों से उछलता कीचड़ यात्रियों की परेशानी और बढ़ा रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इस परिसर में सड़क की मरम्मत को लेकर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। समय रहते गड्ढों को नहीं भरा गया तो बारिश के दिनों में दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ सकता है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और भारी उमस से बेहाल शहरवासियों को आज मौसम ने बड़ी राहत दी है। सुबह से ही आसमान में बादल
नजर आने लगे थे और दोपहर बाद अचानक बादल छाए, जिसके बाद बारिश के फुहारों ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच हुई इस बारिश ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। सड़कों पर निकले लोगों ने ठंडी हवाओं और बारिश का आनंद लिया। वहीं गर्मी से परेशान लोगों को राहत महसूस हुई। खास बात यह रही कि यह बारिश उस समय हुई जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा का पावन अवसर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ यात्रा के समय होने वाली बारिश को भगवान का आशीर्वाद और शुभ संकेत माना जाता है। इसी वजह से कई लोगों ने इस मौसम परिवर्तन को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए इसे मंगलकारी बताया है। जहां मौसम वैज्ञानिक बारिश को प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, वहीं श्रद्धालुओं के लिए यह बारिश आस्था और उम्मीद की नई बूंदें लेकर आई है। उमस भरे दिनों के बाद आई यह फुहार राजनांदगांव के लिए राहत के साथ साथ एक यादगार संयोग भी बना। राजस्थान में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ हुई कथित दरिंदगी के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज राजनांदगांव में जीवनदीप समिति के सदस्यों ने जिला न्यायालय सत्र न्यायालय के सामने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। समिति के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर पीड़िता के लिए न्याय की आवाज बुलंद की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना को कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। जीवनदीप समिति ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में तेजी से कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रदर्शन के दौरान सदस्यों ने बेटियों की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। मेरी बहन का 17 अप्रैल को दुर्ग में हत्या कर दिया गया। वो पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में बीएड कर रही थी और एक लड़का उसके साथ साथ पढ़ता था, नॉन अटेंडिंग था। वो उसका किसी वजह से आपसी दुश्मनी की वजह से उसका गला घोटकर हत्या कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं भैया कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जिसने जान लिया है उसका जान जाना चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। सरकार इसमें जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से इस केस को जल्दी इसमें न्याय दिलाना चाहिए। भैया हम लोग धरना प्रदर्शन रैली निकाल के हम लोग थक गए हैं और हमको ये सब करके हमको एक ही चीज समझ में आया कि न्यायालय जब तक से व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक से बेटियों के साथ में अत्याचार होते रहेगी, एक से एक क्रूरता होती रहेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी छत्तीसगढ़ में भी कई जगह हुए हैं और राजस्थान में भी जो 13 साल की बच्ची के साथ में लगभग 32 लोगों ने दुष्कर्म किया। तो ऐसे मामले में क्रूरता बढ़ते जा रही है। पुलिस विभाग सारे सबूत न्यायालय तक पहुंचाती है, लेकिन न्याय व्यवस्था से उनको ऐसी छूट मिल जाती है जो हमारे साथ 2 केस में हुआ है। एक केस में हुआ है कि रेपिस्ट को आदिवासी अनुसूचित जनजाति बताकर उम्र कैद में किया। दूसरी घटना है जिसमें फांसी हुई थी, उसे रेयर और प्रेरिस्ट बता के उम्र कैद में किया गया। तो रेपिस्टों के साथ में ऐसी सहानुभूति ना दिखाए न्यायालय। अभी राजस्थान में 13 साल की जो बच्ची थी उसके साथ लगभग 32 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग न्याय व्यवस्था से यह चाहते हैं कि जो ऐसे जघन्य अपराध है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और तत्काल फांसी की सजा दी जाए। तो चलिए अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इसी मामले को लेकर जिला कांग्रेस ने खैरागढ़ में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार से पूरे प्रकरण की जानकारी सार्वजनिक करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक एवं कांग्रेस प्रभारी छन्नी साहू, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मयूरी सिंह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने सरकार से कई सवाल पूछे। आपको बता दें कि छन्नी साहू ने कहा कि श्री राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और यहां किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप गंभीर विषय है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से न तो आरोपों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है और न ही कथित नुकसान या चोरी से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। अयोध्या के भगवान श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी हो जाना बहुत गंभीर विषय है और वो भी चोरी करने वाला कोई बाहर का नहीं, उन्हीं लोगों में से है जो चंदा का चोरी करते हैं। देश के करोड़ों पब्लिक, करोड़ों आदमी की आस्था अयोध्या के श्री राम मंदिर में है और कई व्यक्ति वहां चंदा दिए हैं और उस चंदा का चोरी हो जाना ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें आज हम लोग प्रेस वार्ता किए। राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावे और वित्तीय लेन देन को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भगवान राम के नाम पर देश भर से जुटाई गई राशि और चढ़ावे के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर सार्वजनिक बयान देने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर मंदिर से जुड़े सभी आर्थिक फैसले पूरी तरह पारदर्शी थे तो फिर उठ रहे सवालों और कथित विवादों पर स्वतंत्र जांच से आपत्ति क्यों होनी चाहिए। पार्टी ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आपको बता दें कि पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पूर्व पदाधिकारियों समेत मामले में सामने आए सभी नामों की जांच, एफआईआर और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा चढ़ावे, दान, भूमि खरीद और खर्चों का फॉरेंसिक ऑडिट कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी रखी गई है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित है, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय नहीं की गई। हमारे इसमें जो राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण है, इसमें हमारे 3 प्रमुख सवाल हैं। एक तो जब ट्रस्ट का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आखिर जवाबदारी किसकी होगी जब ट्रस्ट का गठन उनके माध्यम से हुआ? तो दूसरा, अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा क्यों दिया? तीसरा, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतंत्र जांच चाहती है तो उसमें भी क्यों रोड़ा अटकाया जा रहा है? किस चीज़ से भाग रहे हैं? क्यों जांच नहीं होने दे रहे हैं या क्यों जांच नहीं करवा रहे हैं? एग्रीस्टेक परियोजना के तहत किसानों की जमीन को डिजिटल पहचान देने की प्रक्रिया में अब उन किसानों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जिनकी भूमि आईडी बन चुकी है, लेकिन उनके सभी खसरे या पूरा रकबा अभी तक उससे लिंक नहीं हो पाया है। जी हां, ऐसे मामलों के समाधान के लिए 16 जुलाई को जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने एग्रीस्टेक परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में लंबित सभी अनक्लेम्ड बकेट प्रकरणों का 100% निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अभियान के दौरान राजस्व अमला किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड की जांच कर छूटे हुए खसरे और रकबे को फार्मर लैंड आईडी से जोड़ने की कार्रवाई करेगा। दरअसल प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी किसान डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से वंचित न रहे। आपको बता दें कि भूमि आईडी से सभी खसरों के जुड़ने के बाद किसानों को भविष्य में सरकारी योजनाओं, कृषि सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार ने जमीन डायवर्जन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, लेकिन पोर्टल में छोटे हिस्से का डायवर्जन कराने का विकल्प नहीं होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिले में किसान, व्यापारी और रियल एस्टेट से जुड़े लोग पिछले 2 साल से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। जमीन की खरीदी बिक्री प्रभावित होने से राजस्व को भी नुकसान होने की आशंका है।
दरअसल भुइयां पोर्टल में अभी केवल पूरी जमीन का डाइवर्जन कराने की सुविधा है। अगर किसी व्यक्ति को 20 डिसमिल जमीन में से केवल 10 डिसमिल जमीन का उपयोग करना है तो भी उसे पूरी जमीन का डाइवर्जन कराना पड़ रहा है। इससे खर्च बढ़ रहा है और लोगों को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। तहसील कार्यालयों में डाइवर्जन के कई आवेदन लंबित हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल में सुधार शासन स्तर से होना है। आपको बता दें कि वहीं बारिश के मौसम में खेतों में फसल होने के कारण वैसे भी जमीन की रजिस्ट्री कम होती है। इसके अलावा डाइवर्जन की अनिवार्यता, सरकारी गाइडलाइन में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में जमीन खरीदी बिक्री पर रोक के कारण रजिस्ट्री की संख्या और कम हो गई है। इससे सरकारी राजस्व में कमी आने की संभावना है। इस संबंध में लोगों का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना था, लेकिन जरूरी विकल्प नहीं होने से यही व्यवस्था अब परेशानी का कारण बन गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस ने एक युवक को सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दिग्विजय कॉलेज से शीतला मंदिर जाने वाले मार्ग पर एक युवक हाथ में चाकू लेकर राहगीरों को भयभीत कर रहा था। सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से धारदार लोहे का चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन दास के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपी के विरुद्ध थाना बसंतपुर में अपराध दर्ज कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। न्यायालय में पेश किया जाने के बाद आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।